अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर खुशामदीद। और ख़बर है आज सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस की जज्बाती सूरत हाल के हवाले से। नाज़रीन, इस कदर जज्बाती सूरत हाल थी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपने हक़ में दलाइल देते हुए आबदीदा हो गए और उनकी अहलिया भी आबदीदा हुई। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने साथी जजेस को यहाँ तक कहा कि कल हो सकता है कि आपकी वाइफ भी यहाँ खड़ी हुई हों, तो फिर आपको कैसा महसूस होगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की इन बातों से बहुत अनॉय हुए और उन्होंने कहा कि आपने हमें इतनी बातें सुनाई हैं, आप जज्बाती हो जाते हैं, हद से गुजर जाते हैं, तो हम भी जज्बाती हो सकते हैं, लेकिन मैं उसके बावजूद कुछ नहीं कहूँगा। मैं नहीं बताऊँगा कि आपकी मेरी कोर्ट के बाहर क्या बात हुई और मेरी आपकी एहलिया से कोर्ट के बाहर क्या बात हुई और मैंने उन्हें क्या कहा, लेकिन मैं अपने जज्बात पर कंट्रोल करूँगा और कुछ भी नहीं बताऊँगा। नाज़रीन, यहाँ वो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वो काम किया कि कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए और कुछ कहते कहते रह भी गए। तो उनकी इस बात से भी बहुत कुछ समझ आया ऑडियंस को जब वो बैठे हुए थे। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सूरत हाल ये थी कि उन्हें ख़ुद समझ नहीं आ रहा था कि वो किस हद तक जज्बाती होकर क्या कुछ कह रहे हैं। उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी साहबजादी जो वहाँ कोर्ट में अपनी वालदा की असिस्टेंस के लिए मौजूद होती हैं, उन्हें उठकर आना पड़ा और अपने वालिद की कमर पर थपकी देकर और उन्हें कूल डाउन करना पड़ा। 2 दफ़ा ऐसा हुआ। सूरत हाल ये थी कि दलाइल का आगाज़ हुआ और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने FBR में होने वाले अपने ख़िलाफ़ कार्रवाई की तफसीलात से अदालत को आगाह करना शुरू किया और जो चेयरमैन थे FBR ज़ुल्फ़िकार साहब, उनके बारे में अदालत को बताना शुरू किया। तो वो अपने जो बेसिक पॉइंट है उससे कहीं ज़्यादा हट जाती थी और ये बताती थी कि वो उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ कितने नोटिस उन्हें दिए गए, उन्हें नहीं सुना गया, उन्हें ये किया गया, उन्हें वो किया गया। अदालत की हदायत उनको एक ही थी और ये होना भी चाहिए, जैसा कि हर रिव्यू केस में होता है। समझ से बाहर है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उस पॉइंट को क्यों नहीं टेकअप कर पा रहे और उनकी अहलिया उनको क्यों नहीं समझ रही, क्या वो दानिस्ता ऐसा कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने एक मौके पर बताया भी, जब जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आपने इतनी ज़्यादा हमें बातें सुना दी हैं, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि आई एम सॉरी, मैंने आपको नहीं सुनाई, मैंने हुकूमत को सुनाई है। ग़ालिबन वो ये चाहते हैं कि रोस्टम का इस्तेमाल करते हुए वो हुकूमत के ख़िलाफ़ उनकी जो भी भड़ास आई या जो हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, उनका जो भी जवाब है वो बयान कर दें। और इसीलिए उन्होंने लाइव कवरेज की भी दरख्वास्त की थी ताकि उनकी ये सारी बातें आवाम तक पहुँचें भी। लेकिन जस्टिस उमर अता बंदियाल ने उन्हें वाज़े तौर पर कहा कि आपको हुकूमत के ख़िलाफ़ जो कहना है उसके लिए ये फ़ोरम इस्तेमाल ना करें, यहाँ सिर्फ कानूनी नुकात की बात करें और इसके अलावा जो बात करनी है हुकूमत के ख़िलाफ़, आप उसके लिए अदालत से बाहर जाकर बात करें। उन्होंने जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का कहना था कि बीइंग ए जज वो अदालत से बाहर कोई बात नहीं कर सकते और उनका यही फ़ोरम है, इसलिए वो ये बातें कर रहे हैं। इसके जवाब में जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वाज़े किया कि आप जब अपने वालिद साहब की खिदमत की बात करते हैं पाकिस्तान के लिए और मिसेस काजी फ़ाइज़ ईसा सरीना ईसा जो अपने वालिद की बातें करती हैं, उससे किसी को कोई इनकार नहीं है। यकीनन आपके वालिद बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत किरदार अदा किया, उनकी बहुत खिदमत थी, वो बहुत दयानतदार भी थे। आपकी ज़ात पर भी किसी को कोई शक व शुबा नहीं है, आपकी दयानत पर भी कोई शक व शुबा नहीं है। हम आपकी बातें भी समझ रहे हैं, लेकिन आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि अदालत जज्बात की बुनियाद पर फैसला नहीं दे सकती, उसे कानूनी रास्ता चाहिए। आप हमें वहाँ तक आपको एग्जोनरेट करने के लिए, आपको बरी करने के लिए कानूनी रास्ता बताना पड़ेगा कि ये रास्ता है, इस पर चलकर आप हमें बरी करें। जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि मुझे यानी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को तो ये अदालत पहले ही बरी कर चुकी है, रेफरेंस से वो बात अपनी अहलिया की कर रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अपनी अहलिया के लिए भी आप कानूनी रास्ता बताएं। आपको ये अपनी अहलिया को इस केस से अब निकालने के लिए उनका कि ये केस में आई इस तरह, हम तो आपका ये नुक्ता ठीक है कि आपकी अहलिया का इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं था और आपके बारे में फ़ैसला दे दिया गया, लेकिन ये फ़ैसला दिया इसलिए गया
کہ جب یہ سماعت چل رہی تھی تو آپ کی درخواست آئی کہ آپ کی اہلیہ عدالت کو ایڈریس کرنا چاہتی ہیں. ہم نے بینگ کلیگ آپ کی اس بات کو آنر کیا اور انہیں اجازت دے دی. جب انہوں نے ایڈریس کرتے ہوئے اپنی ساری ذرائع آمدن اور منی ٹریل عدالت کے سامنے رکھی تو ہم نے یہ کہا کہ اب یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ یہ انکم تھی، اس کے ذرائع کیا تھے، وہ کہاں خرچ ہوئی، باہر کیسے گئی. اس کی تحقیق کرنا ہمارا کام نہیں، یہ ایف بی آر کا کام ہے. اس لیے ہمیں یہ معاملہ ایف بی آر کو بھیجنا پڑا، یا ہم نے بھیج دیا. وہ غلط تھا یا صحیح تھا، اب یہ قانون کی نظر میں آپ کو ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن کیونکہ ہم نے ایڈمیٹڈ فیکٹ کی بنیاد پر اس کو بھیجا. اب آپ کو اس میں سے نکلنے کے لیے یہ ثابت کرنا ہے، ان 3 سوالوں کے جواب آپ کو دینے ہیں کہ آپ کا مسز قاضی اپنی مسز کے اکاؤنٹس سے، بینک اکاؤنٹ سے قطعاً کوئی تعلق نہیں تھا. انہوں نے جو بیرون ملک جائیداد خریدنے کے لیے یہ رقم استعمال کی، اس رقم میں آپ کا کوئی شیئر نہیں تھا. انہوں نے جو ٹرانزیکشن کی اس رقم کو بیرون ملک بھیجنے کے لیے، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا. ان 3 سوالوں کے جواب آپ دے دیں تو ہمیں قانونی نکات پر کے مطابق، قانون کے مطابق آپ کے اس کیس کے میں جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس کو کرنے میں آسانی ہوگی. جسٹس عمر عطا بندیال نے واضح کیا کہ اگر آپ جذبات کی بنیاد پر یا ملاقاتوں کی بنیاد پر یا جج ہونے کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ کوئی فیصلہ ہو سکے گا تو یہ ممکن نہیں ہے. وہ روزانہ صبح آپ نے قرآنی آیات کے حوالے دیے تو وہ بھی قرآنی آیات ہی تلاوت کر کے آتے ہیں نماز میں. ہر نماز میں سورہ نمبر 4 کی وہ آیات تلاوت کرتے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ مجھے درست فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمانا اور میرے فیصلوں میں کوئی ذاتی تعلق، رشتہ یا اناد یا دشمنی کا غلبہ شامل نہ ہو. یہ 3 سوال دیے گئے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ ان کی اہلیہ کے اکاؤنٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو ٹرانزیکشن ہوئی پاکستان سے بیرون ملک اس سے ان کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو اخراجات ہوئے بیرون ملک جائیداد کی خریداری میں اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اسی وقت اس کا جواب دینا چاہتے تھے، لیکن وقت ختم ہونے کے باعث انہیں یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ اس کا جواب کل ہی دیں، کیونکہ ویسے بھی وہ اس وقت جذباتی اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھے، نارمل اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں تھے. ناظرین، کل اعلان تو یہ کیا گیا کہ صبح 9:30 بجے سماعت شروع ہوگی. دیکھتے ہیں کل 9:30 بجے سماعت شروع ہوتی ہے یا 11:30 بجے ہی، کیونکہ بینچ 10 رکنی بینچ ہے اور اس کے لیے بینچ اس کو کورٹ روم نمبر 1 میں ہی بیٹھنا ہوتا ہے. تو کیا ارینجمنٹ ہو پاتا ہے یا نہیں. تو کل جو بھی صورتحال ہوگی عدالت میں غالباً لگ ایسا رہا ہے کہ کل سماعت کا دن بھی آخری ہوگا. تو جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس سے ہم آپ کو اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے. مزید اپڈیٹس کے لیے چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے راشد بیب کو کل تک کے لیے. اللہ حافظ.